स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। उठो, जागो एंड तब तक ना रुको जब तक आपकी ध्येय प्राप्ति, उद्दिष्ट प्राप्ति नहीं होती। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस न्यू सेशन में, सीएसआर नेट अचीवर्स के सेशन में। और आज हम मिलेंगे हमारे सीएसआर नेट के अचीवर्स आलोक से एंड जानेंगे उनके सफलता का राज। किस तरह से उन्होंने मेहनत की, किस तरह से प्रिपरेशन किया, उनके प्रिपरेशन में क्या क्या मुश्किलें आई, उनका उन्होंने कैसे सामना किया और इतना अच्छा रिजल्ट लाया। तो आलोक, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। वेलकम। थैंक यू सो मच सर। एंड हम सब बहुत खुश है आलोक कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया, सीएसआईआर ऑल इंडिया रैंक जेआरएफ 192। तो हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो हम सब बहुत खुश है आलोक कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ आलोक यादव। आलोक ने एमएससी बॉटनी किया है जी 20 में 2020 में, और उसके बाद एमएससी बॉटनी के बाद आलोक ने टीचिंग भी किया है 2 साल के लिए, एंड उसके बाद में उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो आलोक, मेरा पहला आपसे एक क्वेश्चन है कि आपको आईएफएस के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? सर, आईएफएस के बारे में सर जब मैं स्टार्ट करने का सोच रहा था सर, तो मैंने बहुत सारा मतलब गूगल पे ऐसे चेक करा था कौन से इंस्टीट्यूट से करना चाहिए हम्म। ऐसे करके। तो टॉप रैंकिंग पे सर आईएफएस की इंस्टीट्यूट दिखी थी मुझे गूगल पे, और वहीं से मैंने एक्सप्लोर किया यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे। यस। कंपैरेटिवली मुझे आईएफएस का जो प्लेटफॉर्म था बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने ऑनलाइन बैच या मतलब ऑफलाइन का भी मैंने पता किया, तो दो जगह पे मुझे पता चला कि पुणे एंड जोधपुर पे है, और ऑफलाइन जाके करना मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल भी नहीं था, इसलिए मैंने ऑनलाइन चूज किया। और वहीं से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, आईएफएस के साथ में अब जुड़ना है और स्टार्ट करना है, फिर वैसे ही बस हो गया। वाह। तो आलोक, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, क्योंकि आपने 2020 में एमएससी किया था और आपने प्रिपरेशन जी 2023 सर। 24 में की, तो इतना बड़ा गैप था, तो फिर आपने प्रिपरेशन जी कैसे किया? सर, एमएससी के जस्ट टाइम पे जब मैं एमएससी कर रहा था, तो मेरे माइंड पे ये था कि हाँ, आगे चल के पीएचडी करनी है, डॉक्टरेट लेना है। बस हम्म। ये था कि कुछ सीनियर्स को मैंने देखा था सर, उन्होंने स्टार्ट किया। और एक होता है ना कि हम किसी को देख करके थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाएं, उनका नहीं हुआ तो हम्म। हम ये सोचते हैं कि एग्जाम काफी टफ होगा, ऐसा करके। फिर मैंने बीएड किया, बीएड के बाद टीचिंग की सर। टीचिंग के बाद फिर रियलाइज हुआ कि सर थोड़ा सा एक होता है ना, खुद पे लगता है कि सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा नहीं है। फिर मैंने हम्म। ये सोच के स्टार्ट किया कि अगर नहीं भी होगा तो एज अ सब्जेक्ट टीचर मैं थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाऊंगा, ये हम्म। सोच के सर बस मैंने पढ़ना शुरू किया था। यस। तो आलोक, जैसे एमएससी के बाद में जी आपका जो टीचिंग का जर्नी था उसके बारे में थोड़ा बताइए ना, जी कि आपने कहाँ पे टीचिंग जी किया और उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा? जी। सर इससे पहले मैं सर अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में रहता था, हम्म। तो मैंने वहीं से टीचिंग स्टार्ट की थी महर्षि विद्या मंदिर इंस्टीट्यूट पे। हम्म। और 2 साल मैंने वहाँ पे टीच किया सर बच्चों को। तो यस। वहाँ का एक्सपीरियंस सर बहुत अच्छा रहा, काफी कुछ सीखने को भी मिला, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था एज अ टीचर। हम्म। और उस समय पे मेरी ज्यादा एज भी नहीं थी, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर थोड़ा सा ये लगा कि सब्जेक्ट नॉलेज गेन करना है, अपने हम्म। सब्जेक्ट पे मास्टरी होना है, तो मैंने सोचा कि एक लेवल पे थोड़ा सा किया जाए, क्योंकि सीबीटी के लिए भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड चाहिए। हम्म। और जैसे कि मेरा बैकग्राउंड सर हिंदी मीडियम से था, हाँ। और मैं जिस स्कूल में सर मैं टीचिंग कर रहा था वो सीबीएसई था सर। यस। तो बहुत सारी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी थी। तो ये था कि हाँ, सब्जेक्ट नॉलेज चाहिए, उसके लिए बस सर बस पढ़ना स्टार्ट किया था मैंने। यस। और आलोक, जैसे हम देखते हैं कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जब सीएसआर एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो उनको पहले बहुत डिफिकल्टीज आती है, बहुत थोड़ा डिफिकल्ट जी लगता है। सर। तो आपने जी कैसे मतलब प्रिपेयर किया जी। हिंदी मीडियम के बाद में, आपने सीएसआर के लिए प्रिपरेशन किया तो क्या क्या डिफिकल्टीज आई और वो आपने उसको कैसे मतलब सॉल्व सर किया? सर, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, बट अगर मतलब अगर एज अ स्टूडेंट अगर मैं देखता हूँ, तो अगर खुद से अगर हम प्रयास करते हैं तो सर उतना मुश्किल भी नहीं होता। थोड़ी सी हम्म। डिफिकल्टीज होती हैं, बट 1-2 महीने में सब ठीक होने लगता है, क्योंकि प्रैक्टिस में हो जाता है सर वो। हम्म। और जैसे आलोक, जी जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने हमारे आईएफएस में लाइव बैच ज्वाइन किया, प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, तो क्या आपने फिर नोट्स प्रिपेयर जी। किए थे सारे? यस सर। सर मैंने लाइव के साथ पे ही नोट्स प्रिपेयर करता था। हम्म। और
जो छूटता था वो क्लासेस के बाद पे मैं रेडी करता था सर क्लास नोट्स को। और हाँ। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सर इस केस पे, अगर मैं अगर मतलब अगर जैसे हम लोग ने पढ़ना स्टार्ट किया तो हम्म। उस चीज में फिर नोट्स की इंपॉर्टेंस समझ में आती है सर एग्जाम से पहले। हाँ। स्टार्टिंग में तो नहीं लगता कि बनाए नहीं बनाए, बट जब एग्जाम होने वाला रहता है सर उस समय पे नोट्स की वैल्यू समझ में आती है। यस। और आलोक, मतलब सीएसआर में जैसे नोट्स इंपॉर्टेंट है, वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से सर की वो थी? तो सर मस्ट है। हम्म। सर मेरे पास आईएफएस की पीवाई की बुक्स थी और उसी से मैंने सर प्रैक्टिस किया था। जैसे जब मैंने स्टार्टिंग में सर स्टार्ट किया था मतलब पढ़ना, जब मैंने बैच किया था तो उस समय पे मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, मैनेजमेंट भी मेरा थोड़ा सही नहीं था, हम्म। इसीलिए थोड़ा सा डिले भी हुआ मेरा रिजल्ट में। हम्म। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं बैच लिया, क्लासेस कर रहा था सर, और हाँ। क्लासेस के बाद का जो टाइम होता था जो एक्चुअल में प्रैक्टिस पे देना चाहिए, मतलब हम्म। ये एक मेरा लूप पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। तो जो समय मुझे रिवीजन और प्रैक्टिस पे देना चाहिए था वो समय मेरा स्टार्टिंग का सर नोट्स कंप्लीट करने में और इन सब चीज़ों में ज़्यादा था सर। हम्म। तो ये मेरा एक लूप पॉइंट रहा है सर इस पे डिले होने पे। और जैसे आलोक, हम देखते हैं कि सीएसआर में सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आता है रिवीजन से आता है, कि आप रिवीजन कैसे करते हो। जी तो सर। आपकी ऐसी क्या रिवीजन की स्ट्रेटेजी थी कि जिसकी वजह से आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया? सर रिवीजन के लिए सर जैसे कि मैंने जब दिसंबर 2023 के बाद का जब मेरा कंप्लीट हुआ सर कोर्स, तो मैंने रिवीजन स्टार्ट किया था सर। उस समय पे क्योंकि मतलब मैं अपने बैच का मैं सर अकेला था अपने एरिया पे, और कोई दोस्त भी नहीं थे उस टाइप से कि जो कर रहे हो साथ में। थोड़ी सी डिफिकल्टीज थी, बस मैं नोट्स उठा के पढ़ना शुरू करता था सर, बस एक तरफ से बस पढ़ते जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ऐसा करके। फिर जब सर मेरा जब जून में अटेम्प्ट में नहीं हुआ था सर रिजल्ट क्लियर, तो उसके बाद से मैंने जो स्टार्ट किया सर उस पे मैंने एक ये किया कि जैसे आपके जो स्ट्रेटेजी वीडियोस आते थे हम्म। उसके बेसिस पे सर मैंने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। हम्म। वो सर काफ़ी हेल्पफुल रहा। शॉर्ट नोट्स पे थोड़ा सा फास्ट एंड क्विक रिवीजन हो जाता था सर। और जब मेरा जो अटेम्प्ट सर ये जो दिसंबर 2024 का जो अटेम्प्ट देना था सर, जब मैंने उसके लिए शॉर्ट नोट्स भी बनाया और उसी बीच पे सर मेरी थोड़ी सी तबीयत भी खराब हो गई थी, तो मैं मतलब अंदर से ये हो गया था मुझे कि शायद मैं ये वाला अटेम्प्ट ना दे पाऊँ, अगर हम्म। दिसंबर पे एग्जाम होता तो मैं दे भी नहीं पाता सर। फिर यस। 2 महीने लगभग मतलब थोड़ी सा ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी सर। उसके बाद फिर दिसंबर में सर 14 दिसंबर से आपका जो बैच फिर स्टार्ट हुआ जेआरएफ एक्सप्रेस, सर ये मेरे लिए एकदम से टर्निंग पॉइंट था। हाँ। मैं दिसंबर 14 से लेकर के 28 फेब तक सर मैं आप लोगों के साथ ही रहा हूँ एनी टाइम। और वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, और बहुत अगर किसी चीज़ को अगर डेडिकेट करूँ तो सर पूरा रिजल्ट मेरा जो भी है सर इसी के बेसिस पे सर। इसी बीच पे मैंने अपना पूरा रिवाइज किया सिलेबस, हम्म। जो 2 महीने के लिए छूट चुका था पूरा। हाँ। उसी बीच पे मैंने साथ ही साथ पे शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर किए। और सर जो जेआरएफ एक्सप्रेस पे जो भी क्लासेस होती थी मैं उसको अच्छे से करता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करता था। और जो सेशन आपने मतलब जो छूट जाता था, जो पोर्शन जो रह जाता था, क्योंकि क्लास का उतना टाइम होता नहीं था, 5 आवर्स मैक्सिमम होते थे, तो छूटने के बाद भी सर मैं उसको कंप्लीट कर लेता था उसी टाइम पे। हम्म। और आलोक, जैसे जी। हम देखते हैं कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत बार नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है, बहुत बार ओवर थिंकिंग होता है, और जी हम सर। बहुत डीमोटिवेटेड हुँ, होते, हम स्ट्रेस में आते, हमें टेंशन्स होते। तो उस टाइम पे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो आप खुद को कैसे जी। मोटिवेटेड रखते थे, और किस तरह से आप पढ़ाई को मेंटेन करते थे? तो ये मोटिवेशन का सोर्स क्या है? सर मोटिवेशन के लिए सबसे बड़ा सोर्स तो सर ये हो जाता है कि अपनी कंडीशन को देखिए, अपनी फैमिली को देखिए, है ना? हम्म। मतलब आपका एक ड्रीम होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कि जैसे डीमोटिवेट अगर खुद पे फील होता है तो अपने आप पे एक एक कमी खोजिए। जैसे मैं अपने आप पे खुद ही देखता था, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो मुझे पता था कि हाँ, मैंने प्रैक्टिस नहीं की है। हम्म। सेकंड में नहीं हुआ, तो भी मुझे पता था कि हाँ, मेरी प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं है, ऐसा। अच्छा। तो अब आलोक, हम क्या करते हैं, अब हम रैपिड फायर राउंड लेते हैं। तो रैपिड फायर में मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और फिर आप उसके आंसर करना। जी सर। तो सबसे पहले आलोक, जी आपने सर। सीएसआर के इतने सारे यूनिट्स है, लाइफ साइंस के प्लस एप्टीट्यूड है, तो आपने कितने यूनिट्स प्रिपेयर किए थे? सर इस अटेम्प्ट के लिए सर मैंने सारे यूनिट्स कवर किए थे सर। वाह। जेआरएफ एक्सप्रेस, महाकुंभ सीरीज और मैपिंग में जितने भी यूनिट्स आपने करवाए वो, हम्म। और उसके अलावा सर जो बच जाता था उसको भी मैंने कंप्लीट किया है। वाह। और एप्टीट्यूड के लिए जो मतलब सर पढ़ाते थे उसी के बेसिस पे बस चला हूँ। और जैसे आलोक, जी। इतने सारे हमारे यूनिट्स है, आपका सबसे फेवरेट यूनिट कौन सा जी। है?
सर फेवरेट में सर मैं बॉटनी बैकग्राउंड का हूँ, तो सर मेरे ही क्लास मतलब मेरे ही जो टॉपिक्स थे वो मेरे फेवरेट रहे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, इकोलॉजी हो गया, और बायोकेमिस्ट्री भी अच्छा लगता था, सेल हम्म। बायोलॉजी भी अच्छा था। मैंने एनिमल फिजियो को छोड़ के मैंने सारे टॉपिक्स को मतलब अच्छे से किया है। यस, और आपको सबसे डिफिकल्ट यूनिट कौन सा जी। लगता है? सर जैसे कि ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, तो मुझे बस एक चीज़ ये पता चली कि अगर आप पढ़ते जाएँगे तो उतना कुछ लगता नहीं है, क्योंकि बस ये चीज़ें होती हैं कि आपको बस अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को। हम्म। और डिफ़िकल्ट यही लगता था कि मुझे चीज़ें जल्दी-जल्दी भूल जाता हूँ मैं। तो ये मेरे हम्म। लिए डिफ़िकल्ट लगता था कि कुछ भी पढ़ो भूल जाओ, और तो इस पे रिवीज़न भी मस्ट हो जाता है फिर। यस, और आलोक, जैसे सीएसआर में 3 पार्ट होते हैं, ए बी सी पार्ट, तो आपका सबसे जी, फेवरेट जी पार्ट सर। कौन सा है? सर फ़ेवरेट पार्ट सर पार्ट सी, यस। क्योंकि उसमें सर अंडरस्टैंडिंग भी होती है, और आप अप्लाइड करके मतलब उसको किसी तरीके से अगर आप करते हो तो आपके लिए ईज़ी पोर्शन हो जाता है। पार्ट बी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि टू द पॉइंट होता है हम्म। और रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। और आप सबसे पहले कौन सा पार्ट अटेंड करते हैं एग्जाम में? सर मैंने पार्ट सी से ही स्टार्ट किया है, सेकंड अटेम्प्ट पे भी मैंने पार्ट सी से ही स्टार्ट किया था सर। अच्छा, और जैसे आलोक, हम ये जी, देखते हैं कि एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। पार्ट ए बी सी में कौन से जी, सिलेक्ट करते हो क्वेश्चन, तो आपने सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन की प्रैक्टिस जी। कैसे की थी? सर स्टार्टिंग में तो जैसे मैंने पीवाई की प्रैक्टिस करता था बुक से ही, और सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन के लिए मैंने डीपीपी भी सॉल्व किए, मॉक भी लिए थे मैंने, मॉक लगाए, हम्म। उससे थोड़ा-सा प्रैक्टिस हो गया था सर। हाँ, और जैसे आलोक, हम ये देखते हैं कि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पार्ट ए बी सी कैसे जी, सॉल्व करना है, कितना टाइम देना है, तो जी। आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था एग्जाम में? सर मेरा एक फ्रेंड था यूजीसी का, हम्म। मतलब कॉमर्स से था वो। जब उसका एग्ज़ाम निकला तो उसने मुझे सजेस्ट किया था कि एक टाइम क्लॉक आता है सर, मिनट वाला। उस टाइम पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो हमको 60 मिनट मतलब 60 सेकंड्स भी बहुत ज़्यादा लगते हैं जब आप प्रैक्टिस हम्म। करोगे टाइम के साथ में। और अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो सर समय पता नहीं चलता है। तो जब आप प्रैक्टिस करने लगते हैं तो 60 सेकंड्स भी बहुत लगते हैं। हम्म। तो मैंने वो क्लॉक के साथ पे प्रैक्टिस की थी, उससे थोड़ा-सा मैनेज हुआ सर। यस, और आलोक, जैसे बहुत बार हम देखते हैं कि एग्जाम से पहले हमें बहुत डर लगता है। 10-15 मिनट एग्जाम के पहले बहुत टेंशन जी, आता है, स्ट्रेस आता है, तो क्या आपको भी आया जी, था जी। स्ट्रेस? सर एग्ज़ाम के पहले की क्या ही बताऊँ सर, मुझे तो 15 डेज़ पहले से ही लग रहा था ऐसा। हाँ। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा था, डर भी लग रहा था सर, हम्म। और ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट्स हो चुके थे, थर्ड्स पे बहुत ज़्यादा डर था। जैसे हाँ। ये था कि थोड़ी-सी उम्मीद थी, प्रैक्टिस करने पे थोड़ा-सा क्वेश्चन बनते थे। हम्म। तो पहले जैसा नहीं था, हम्म। और इस बार का भी मेरा इवनिंग शिफ्ट में था सर, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा पेपर बिगड़ चुका है। पार्ट सी ठीक था, हम्म। पार्ट बी पे मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था, हम्म। और एग्ज़ाम के बाद आने के बाद भी मैं बहुत टेंस था। मुझे लग रहा था शायद बिगड़ चुका है मेरा पेपर, हम्म। बट रिज़ल्ट ठीक रहा सर। तो और जैसे आलोक, हम देखते हैं कि बहुत हमारे सीएसआर के ऐसे यूनिट्स है कि जो इन्फॉर्मेटिव है, जिसमें रटना पड़ता है, जिसमें याद रखना पड़ता है, जी, तो क्या जी ऐसे सर। यूनिट्स भी आपने जी प्रिपेयर सर। किए थे? यस सर, मतलब उन यूनिट्स को सर बार-बार पढ़ना पड़ता था। सब उससे क्या था, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे सर, कुछ हम्म। यूनिट्स के मैंने शॉर्ट नोट्स रखे थे, मतलब खुद ही बनाए थे मैंने कि हाँ, ये चीज़ें मुझे बस याद कर लेनी है, हाँ। और अगर इसमें से आया तो बन जाना चाहिए ऐसा सर। हाँ, तो यही है। और आलोक, जैसे हम देखते हैं कि एग्जाम में जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो एग्जाम का एक होता है ना कि एक एग्जाम का स्ट्रेस होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है, तो क्या ये जी सर। डर भी एग्जाम का जी सर। आपके मन में था क्या, कि मेरा एग्जाम कैसे होगा? एक फेल्योर का डर होता है जो बच्चों को लगता है, तो क्या ये भी था आपको? जी, जी सर, सभी को होता है वो। हाँ। मुझे भी था, बहुत ज़्यादा था, और इस अटेम्प्ट्स के लिए और ही ज़्यादा था। स्ट्रेस भी काफ़ी लगता था, बट ये है कि आप लोग का साथ था तो होता गया। और जैसे आलोक, आपने हमारे लाइव क्लासेस भी किए, आपने यूट्यूब के ऊपर जी, इमोशन बैच है, एग्जाम मैपिंग, जेआरएफ जी, जी, एक्सप्रेस, जी, महाकुंभ, अंतिम वार, आखिरी बार, जी। सब कुछ किया हुआ है, तो क्या ये सब सफिशिएंट है एग्जाम में जी, रिजल्ट लाने के लिए? यस सर, ये काफ़ी है सर। अगर कोई भी बच्चा यूट्यूब से भी करता है, जैसे कि अगर अभी मैं लास्ट टाइम की बात करूँ सर, जेआरएफ एक्सप्रेस, महाकुंभ और आपका अंतिम बार और एग्ज़ाम मैपिंग, फिर ये रैपिड रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। और मैं समझता हूँ अगर कोई बच्चा 2 महीने, 3 महीने अगर अपना कोर्स कंप्लीट करता है या पढ़ता भी है ना, तो उसको रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं सर।
और जैसे हम ये देखते हैं आलोक कि जब आप रिविजन्स करते हो तो रिवीजन के साथ साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होती है। जी जैसे संडे टेस्ट होते हैं आईएपीएस में, मॉक जी जी टेस्ट होते हैं, तो ये जी संडे टेस्ट मॉक टेस्ट आपने दिए थे? सर स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा कि मेरा लूप पॉइंट रहा है कि मैं क्लास करता था और नोट्स कंप्लीट करने में ही सारा टाइम चला जाता था, क्योंकि हाँ। मेरा ऑलरेडी डिले था एमएससी के जस्ट बाद। ये लूप पॉइंट था, और अगर अगर मेरे से कोई पूछे कि कैसे करना चाहिए, तो मैं सर उसको यही सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही आप पढ़ना शुरू करते हैं तो प्रैक्टिस मस्ट है। स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस पे फोकस करें। हाँ। तो ये मेरे लिए लूप पॉइंट था। स्टार्टिंग पे मैंने टेस्ट नहीं दिए थे सर, तो जब ये इस वाले अटेम्प्ट में मैंने सारी चीजें की, प्रैक्टिस किया, मॉक दिया, पीवाईक्यू लगाया, तो ठीक था। यस। तो आलोक, आपने इतने अच्छे से हमारे सारे स्टूडेंट को गाइड किया, मोटिवेट किया, और आपके इतने इतने अच्छे अच्छे स्ट्रेटजीज बताई, तो ये सबको इसका बहुत हेल्प होगा और सभी स्टूडेंट को इसका बहुत बेनिफिट भी होगा। इसलिए हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एंड थैंक यू सर। आपने इतने अच्छे से मतलब हमारे सारे स्टूडेंट को मोटिवेट किया, तो हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी इस अचीवमेंट के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो हम सब बहुत खुश हैं आलोक कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया, सीएसआईआर जेआरएफ ऑल इंडिया रैंक 192। तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड विश यू ऑल द बेस्ट। तो आगे फिर क्या करना है आलोक अभी? थैंक यू थैंक यू सो मच सर। ये सब सर आप लोग की बदौलत है सर, और कुछ नहीं है। यस। तो अब मुझे तो खुद पे यकीन भी नहीं था सर कि होगा या नहीं होगा। फ्यूचर ड्रीम क्या है फिर आलोक? सर पीएचडी पे परस्यू करनी है सर मुझे, यस यस। और तो उसके लिए मैं देख रहा हूँ सर यूनिवर्सिटीज और। वेरी गुड। तो जी। विश यू ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर ड्रीम्स के लिए, एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।